नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। देखिए, संसद में पिछले कुछ महीनों से नेताओं के बीच तीखी बहस चल रही है, जिसके कारण कामकाज पूरी तरह से रुक गया है। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक दूसरे पर चुनाव से जुड़े गलत काम करने के आरोप लगाए थे। इस झगड़े के बाद संसद की कार्रवाई को तय समय से पहले ही रोक दिया गया है। इससे कई जरूरी कानून पास नहीं हो पाए और अब ये मामला अगले साल के सत्र तक खिंच सकता है। और आगे देखिए, एक देश एक चुनाव, यानी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने पर बनी एक खास कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप सकती है। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि देश में एक साथ चुनाव कराना कितना सही रहेगा और इसके लिए क्या क्या नियम बदलने पड़ेंगे। इस बड़े बदलाव पर सरकार क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं आगे देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को 48 घंटों में तुरंत एक इमरजेंसी प्लान लागू करने को कहा है। इसके तहत आज से दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों की फैक्ट्रियों को बंद किया जा सकता है और शहर में गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लग सकती है। चीन के एक शहर में एक ऊंची इमारत में भीषण आग लग गई। आग में मरने वालों की संख्या 14 से भी ज़्यादा बताई जा रही है। बचाव दल के 8 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। शुरुआती जांच में पता चला कि इमारत में सुरक्षा नियमों का ध्यान नहीं रखा गया था। इसके लिए कई सरकारी अधिकारियों को भी तुरंत नौकरी से हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश की पुलिस पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा है। सोहन लाल नाम के एक 18 साल के लड़के के परिवार ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि मल्हागढ़ पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वालों ने उसे बस से अगवा किया था। इसके बाद पुलिस ने उस पर झूठा दावा किया कि उसने 2.60 किलो अफीम के साथ पकड़ा था और उस पर ड्रग्स तस्करी का भी केस दर्ज कर दिया। इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सोहन लाल के निर्दोष होने के सबूत सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है और पीएम मोदी ने गाज़ा में चल रही लड़ाई को तुरंत रोकने और क्षेत्र में शांति लाने के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का वादा किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की सुरक्षा और वहां पर मानवीय मदद जैसे कि खाना दवाइयाँ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और भारत हमेशा से ही बातों के जरिए ही हर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता रहा है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि जब भी देश में जनगणना हो तो सभी लोग अपना धर्म हिंदू ही लिखवाएं। उनके इस बयान पर कई संगठन और राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। सीमेंट बनाने वाली कंपनी अंबुजा सीमेंट को
स्वीडन के साथ मिलकर एक खास प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चुना गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सीमेंट बनाते समय उससे निकलने वाली प्रदूषण को कम करना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की घोषणा जल्द हो सकती है। हालांकि खबर है कि इस बार डीए में होने वाली बढ़ोतरी पिछले 7 सालों से सबसे कम हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। बैंक ने होम लोन और कार लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इसके बाद घर और कार खरीदना थोड़ा सस्ता हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में देश के उत्तरी हिस्सों में ठंड और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है। कई राज्यों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने घोषणा की है कि वो अगले महीने एक नया संचार उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह से देश के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट और टीवी सेवाएं बेहतर होंगी। इसरो प्रमुख ने बताया कि इस मिशन की अंतिम जांच अभी पूरी कर ली गई है। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को डिजिटल लेन देन में होने वाले फ्रॉड से बचाने के लिए नई तकनीकी लागू करें। ये फैसला साइबर धोखेबाजी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। बैंकों को इस आदेश को लागू करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक परिवर्तन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी और क्लासरूम को डिजिटल उपकरणों से लैस किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से छात्रों को आधुनिक शिक्षा भी मिल पाएगी। देश की सबसे बड़ी कंपनी जियो ने 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए नॉर्वे की एक प्रमुख टेलीकॉम कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस डील से जियो को अपने नेटवर्क की क्षमता और नई तकनीकी लाने में मदद मिलेगी। कंपनी ने अगले 6 महीने से पूरे देश को 5G कवरेज देने का लक्ष्य रखा है। भारतीय सेना ने अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई पीढ़ी के स्वदेशी ड्रोन को शामिल किया है। ये ड्रोन 24 घंटे निगरानी रखेगा और सटीक हमला भी कर पाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। दिल्ली पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोग ऑनलाइन ठग कर उनके पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदला करते थे। पुलिस ने इस फ्रॉड से जुड़े 50 करोड़ पैसों को भी फ्रीज कर दिया है।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए 100 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को जल्द ही शुरू करने की योजना बनाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस ट्रेनों के लिए रूट की पहचान का भी काम शुरू हो रहा है। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए एक विशेष कोचिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने 100 नए मोहल्ला क्लिनिक बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के और करीब लाना है। मुख्यमंत्री ने इन क्लिनिकों का निर्माण 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने की शुरुआत कर दी है। ग्राहक अपने बैलेंस चेक करने और मिनी स्टेटमेंट और लोन की जानकारी अब सीधे अपने फ़ोन के व्हाट्सएप ऐप पर पा सकेंगे। बैंक ने बताया कि ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। पंजाब में किसानों के लिए सरकार ने एक नई और ऊर्जा योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य खेती में बिजली की खपत को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने देश की पुरानी जल संरक्षण प्रणालियों जैसे पारंपरिक कुआं और तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई योजना अमृत जलधारा शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की खबरों को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। वैसे आप कहाँ से हैं? आप अपना पता ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि हम आपके शहर या गांव की खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।